संस्कृतियाँ परिभाषित नहीं की जाती, अपितु संपूर्ण परिवेश में व्याप्त इस चेतना को आत्मसात करके इन्हें अनुभूत किया जाता है और तभी वर्तमान में समाई इस विरासत के माध्यम से अतीत की उस बुनियाद तक पहुँचा जाता है जहाँ से इसका उद्गम और यहीं पर पहचान होती है। लोक संस्कृति की उस जीवंतता से जो वर्तमान की प्रेरक शक्ति है। विंध्याचल की उपत्यका की लोक संस्कृति, जिसने सदियों से उतार चढ़ाव परिवर्तन की आपाधापी के बीच भी अपनी अस्मिता की रक्षा की है, जिसमें सहजता भावुकता के बीच भी स्वाभिमान और निर्भीकता का एक अद्भुत सामंजस्य हुआ है। इस धरती की अजीब संवेदनशीलता है। युद्ध और संघर्षों के बीच पनपी बुंदेलों की इस कर्मभूमि में वीरत्व के बीच एक अतिशय कोमलता का समावेश हुआ है तथा अक्खड़ पराक्रम की परंपरा में एक सहज भावुकता भी मिली हुई है। और इसी परिवेश में पल्लवित पुष्पित हुई है बुंदेलों की यह संस्कृति, जिसने आला खंड परमाल रासु के रचयिता को भी एक ऐसी जीवंत गति दी कि वह धरती की संवेदनशीलता को आत्मसात करके अमर बन गया। इसी कारण यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि आला खंड केवल युद्ध के वर्णन और पराक्रम के विवरण का ही महाकाव्य नहीं, अपितु इसमें बुंदेली जीवन की समग्रता के साथ संकल्पशीलता, आत्मदृढ़ता तथा स्वाभिमान की एक सांस्कृतिक चेतना भी व्यक्त हुई है, जो बुंदेली लोक जीवन की प्राणवान धारा है। अतीत की यह वर्णित धारा आज भी निर्बाध, अविच्छिन्न और शाश्वत है। इसी प्रकार ईश्वरी केवल फागों के उद्घोषक श्रृंगार की कवि ही नहीं, बल्कि बुंदेली लोक जीवन की संपूर्ण कमनीयता और सहजता को संजोए एक संस्कृति चेता भावुकता के रचनाकार भी हैं। उनकी संपूर्ण रचना धर्मिता आज भी लोक जीवन की गूंज को अनुगूंजित करने की सामर्थ्य रखती है। ईश्वरी की काव्य की निष्पत्ति यही है कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति में बुंदेली लोक जीवन की एक अत्यंत सजीव उद्भावना की है। जो उसमें डूबने की सामर्थ्य जुटा पाया वही उससे पहचान बना सका, अन्यथा वह मात्र एक अश्लील काव्य की चौहद्दी में भ्रमित होकर रह गया। इन रचनाकारों की मूल ध्वनि को आत्मसात करके ही इस धरती की संवेदनशीलता को पहचाना जा सकता है और उसी के माध्यम से लोक जीवन में पनपी संस्कृत की प्राणवत्ता से परिचय किया जा सकता है। किंतु प्रश्न इन परिभाषाओं, विश्लेषणों और स्थापनाओं से हटकर है। आज जो सांस्कृतिक परिवर्तन का नज़ारा देखने को मिल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में लोक संस्कृतियों के पराभव को अपघात के समझने की आवश्यकता है। क्या हमारी बुंदेली लोक संस्कृति इस अपघात और पराभव के क्षरण को रोक सकती है, जिसे सभी ओर से विघटन के रूप में देखा जा रहा है? आज गीतों की अभिव्यक्ति रचना के नाम पर भदेश और विकृत शब्दावली किशोर मानसिकता को किस प्रकार प्रदूषित कर रही है, यह दार्शनिकों, चिंतकों, मनीषियों के समक्ष एक गहन चिंता का प्रश्न है। किंतु हम अपने लोक जीवन की समग्रता को तथाकथित आस्था के रूप में अपने में चिपटाए समेटे एक विकलांग सांस्कृतिक अतिक्रमण के सामने बौने निरीह और बेबस हैं। इसी कारण तमाम औपचारिकताओं और दिखावे से हटकर लोक संस्कृतियों के पुनरावलोकन की आवश्यकता है। अपने खंडित विश्वासों और विघटित आस्थाओं को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता होती है, वह लोक जीवन और लोक संस्कृति से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो अतीत है उसे विगत कहकर उपेक्षित करने की नहीं, अपितु उसे प्राणवान विरासत की खोज में करके उसे जीवंत, स्पंदनशील और ग्राह्य बनाने की आवश्यकता है। दरअसल जिसे हम तिरस्कृत करके निष्प्राण घोषित करते हैं, वही हमारी बुनियाद है, जो आज पनप रही दूरदर्शनी आयात संस्कृति से टक्कर लेकर हमारी अस्मिता को उजागर कर सकती है। जिसे हम सब आज एक सांस्कृतिक परिवर्तन कहकर उद्घोषित कर रहे हैं, वह वास्तव में हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अतिक्रमण और आक्रमण है। यह एक ऊपरी उफान मात्र है जो हमारी सांस्कृतिक शक्ति से टकराकर अपने आप थम जाने वाला है। यह ना तो कोई सुनिश्चित अभियान है और न कोई वैचारिक क्रांति है, बल्कि एक भरे पूरे आंगन में जहाँ लोक संस्कृति के बिरवे का आच्छादन है, उसमें अपना स्थान बनाने की एक लालसा और उपक्रम है। किंतु स्थान न तो ऐसे बनते हैं और न उन्हें रोपा जा सकता है जब तक उनमें पीढ़ियों का तप और आत्मविश्वास न हो। इस संदर्भ में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं। छोटे से आंगन में माँ ने लगाए हैं तुलसी के बिरवे दो, पिता ने उगाया है बरगद छतनार, मैं अपना नन्हा गुलाब कहाँ रोप दूँ, मुट्ठी में प्रश्न दौड़ा रहा हूँ यहाँ वहाँ, वन वन पर्वत पर्वत, रेती रेती लाचार। यही संक्रांतिकालीन मनय स्थिति है जो परंपरा विच्छिन्न और तथाकथित नए मूल्यों की अन्वेषी अधकचरी मनोवृत्ति की उपज है।
गुलाब को लगाने के लिए स्थान की खोज करना अपने आप में एक भयावह संकट की स्थिति है। सवाल उठता है कि तुलसी के बिरवे और बरगद की छतनार को रोपने के लिए क्या माता पिता को इतना भटकना पड़ा था, वन वन रेती रेती। यह पूरी रचना एक सांस्कृतिक भटकन और उसी के स्थान पर एक दूषित संक्रमण की स्थिति पर प्रकाश डालने वाली सुंदर प्रतीकों की कविता है। संस्कृतियाँ उधार नहीं ली जाती, यह बात कवि निराला ने एक सहज इंगित के रूप में कुकुरमुत्ता में कही थी तथा इसी पर आज की परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में केदार जी ने सहज किंतु सशक्त ढंग से कहा है, गुलाब कलम से लगता है, किंतु कलम लगे इसके लिए गहरी जड़ों वाले सांस्कृतिक आच्छादन और वितान की आवश्यकता है। हमारी पूरी सांस्कृतिक केंद्र भूमि को लोक जीवन का बटवृक्ष है, उसके आच्छादन में एक समर्थ सांस्कृतिक मनस्विता ही पनप सकती है, जिसमें बगरो बसंत की सौंदर्यमयी अनुभूति और प्रेम की निश्चल स्वच्छंद अभिव्यक्ति, एरे बीर पोन तेरो सब और गौन बीरी, अथवा अति सूदो स्नेह को मारक की स्पष्टोक्ति है। सांस्कृतिक क्रांति उसके विकास परिवर्तन अपने ऊपर ओढ़ने से नहीं आते, बल्कि उसमें तादात्म्य आदान प्रदान और आत्मसात करने की प्रक्रिया से प्रतिफलित होते हैं। ईश्वरी ने जो कुछ कहा वह हमारी सारी सांस्कृतिक अंतश्चेतना का ही प्रतिबिंबन है और अभिव्यक्ति भी है, और इसी कारण इतने अंतराल के बाद भी हमारी धरोहर बनकर इसमें समाई हुई है। केवल खटिया कह देने से लोक जीवन नहीं आता, न देशज शब्दों का प्रयोग करके ही लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। संस्कृति शब्दों से नहीं, शब्दों के पीछे छिपी हुई ध्वनि से ध्वनित होती है। शब्द केवल संवाहक ही नहीं, अपने भीतर समर्थ मूल ध्वनि सांस्कृतिक स्वर संजोए रहते हैं। उनकी ध्वनि एक पूरी सांस्कृतिक अस्मिता की अनुगूंज होती है। केदार जी का तुलसी का बिरवा और बरगद का छतनार हमारे समूचे लोक जीवन को प्रतिध्वनित और प्रतिबिंबित कर देता है। ये शब्द अपने आप उपजकर हमारी व्यक्ति चेतनाओं को प्राणवान प्रेरक बन जाते हैं। इसी कारण लोक जीवन किसी भी वैचारिक क्रांति का प्रणेता होता है। आज हमारी पूरी चेतना लोक जीवन से कटकर आयत संस्कृति में पल रही है। इसी कारण अपनी धरती और बुंदेली माटी की सौंधी गंध को आत्मसात करने में हम अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि हम शब्दों के माध्यम से शब्दों में छिपी उसकी पूरी आत्मध्वनि को पहचानें, जिसमें सदियों के अर्जन सर्जन की सांस्कृतिक शक्ति छिपी हुई है। आज जो सांस्कृतिक स्वांग रचा जा रहा है वह आगामी निर्माण प्रक्रिया के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगा। इस भौड़ी नकल में जहाँ एक ओर हमें वैचारिक समृद्धि से विपन्न कर दिया है, वहीं दूसरी ओर हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी पंगु बनाकर हमारी सारी विरासत को बेबुनियाद बनाने की चेष्टा भी की है। परिणाम स्वरूप लोक जीवन और लोक संस्कृति, जिसमें भारतीयता पल्लवित पुष्पित होकर अभिव्यक्त होती है, लगभग गायब हो चुकी है। इसी कारण आज की अधिकांश रचना धर्मिता लोक जीवन के कुछ शब्दों को लेकर निष्प्राण अभिव्यक्ति तक ही सीमित रह गई हैं। इसमें वह शक्ति नहीं जो हमारी सदियों की शब्द ध्वनि की धरोहर है, क्योंकि रचनाकार सांस्कृतिक धारा से अपरिचित फलतः विच्छिन्न है। उसे परंपरा से जो ऊपरी तौर पर मिला है उसी की चकाचौंध और भौड़े आकर्षण में वह मस्त है और अनजाने में ही पूरी चेतना को दिग्भ्रमित करने में जुटा हुआ है। आज सांस्कृतिक धारा के तारतम्य को समझने के लिए हमें लोक जीवन में बैठकर उसकी आत्मा और सामर्थ्य को पहचानना होगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक क्षरण के संबंध में प्रायः कहा करते थे कि साहित्य गतिशील सांस्कृतिक प्रवाह का अंग है। मानव समाज में अपने परिवेश, संस्कारों, रूढ़ियों और तरह तरह के विरोधी तत्वों से संघर्ष करता हुआ जीवंत तत्वों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। साहित्य का इतिहास समाज और संस्कृति के इतिहास से ही अनिवार्यतः जुड़ा रहता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम उस सांस्कृतिक बुनियाद की जानकारी और गहरी अनुभूति साहित्यकार को हो जो पीढ़ियों की तपस्या और श्रम से रोपी गई थी और जो निरंतर पल्लवित होती है, तथा एक पतझड़ के बाद उसमें फिर कुछ नया हरितिमा से परिपूर्ण एक नए सौंदर्य और ताजगी के साथ आता है। इस ताजगी से अपना सरोकार रखे बिना कोई भी संस्कृति और साहित्य पनप नहीं सकता।